मित्रों नमस्कार। आज से पीजीटी इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया है और जो है हम 15-16 अक्टूबर जो 2025 में एग्ज़ाम होगा पीजीटी का, तब तक मैं आप लोग को 30 मॉडल टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कास्ट मैं कराऊंगा। ऐसे ही हम करा सकते हैं क्योंकि मित्रों मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है और हम बोर्ड पे अगर कराएंगे तो एक बार में केवल हम 7 से 8 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। तो जो है इससे जो है कि हम बहुत टाइम टेकन जाएगा और मेरा भी नुकसान होगा और आप लोग का भी बहुत समय जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो है कि पीजीटी का। पीजीटी में पहले कंप्रहेंशन है, मतलब इस कंप्रहेंशन का इस पेपर में आपका 1 से लेकर के 7 तक आपका कंप्रहेंशन दिया हुआ है। आइए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज। एक समय की बात है एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड सैम। एक लड़का रहता था, एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम सैम था। सैम वाज नोन फॉर हिज क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर एक्सप्लोरेशन। मतलब सैम जानना चाहता था, जो है कि उसकी जिज्ञासा थी कि प्यार और मतलब जो एक्सप्लोरेशन मतलब शोषण होता है उसके विषय में। वन डे, एक दिन की बात है, ही डिस्कवर्ड ए मिस्टीरियस ओल्ड बुक। उसने जो है एक खोज निकाला एक रहस्यमयी पुरानी किताब को इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, अपने घर की अटारी से। द बुक हैड ए worn आउट कवर एंड ए पेजेज दैट सीम्ड टू होल्ड सेक्रेट ऑफ द पास्ट। बुक किताब जो है कवर से ढकी हुई थी और उसके पेज जो है ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मतलब जो है कि बहुत ही इसमें कुछ रहस्यमयी चीज़ें छिपी हुई हैं और बहुत पुरानी थी। एग्जैक्टली मतलब फाइनली मतलब सैम ने निर्णय लिया टू डिलीव इनटू द पेजेस। जो है कि वह पन्नों को जो है खोलना चालू किया एंड अनकवर, और कवर को हटाया। द मिस्ट्रीज दैट ले विद इन। इस मतलब इस किताब में रहस्य क्या है। तो ये पैसेज है। अगर हम मित्रों कोई भी पैसेज सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले पैसेज का जो है हम हिंदी में मतलब उसको ट्रांसलेट करके उसका अर्थ समझ लेंगे। जब कोई भी पैसेज हम समझ लेंगे अच्छे से, तब उसका आंसर मतलब जो है कि हम अच्छे मतलब फटाफट हम जो है कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैसेज अबाउट। तो ऑप्शन है अ स्मॉल विलेज, अ मिस्टीरियस बुक एंड अ क्यूरियस बॉय, सेक्रेट्स ऑफ द पास्ट, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। राइट ऑप्शन है अ मिस्टीरियस बुक एंड अ क्यूरियस बॉय। वेयर डिड सैम फाइंड द मिस्टीरियस ओल्ड बुक। मतलब सैम ने जो रहस्यमय किताब कहाँ से पाया था, इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब सैम। सैम जो है कि कैसे मतलब जो है कि डिस्क्राइब किया था, क्या क्यूरियस एंड मतलब सैम के विषय में कैसे हम आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्या था, एक जिज्ञासु था, क्यूरियस एंड एक्सप्लोरेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम डिसाइड टू डू विथ द मिस्टीरियस ओल्ड बुक। ऑप्शन है सेल इट टू द हाईएस्ट बिडर, रिटर्न इट टू द एटिक, डिलीव इनटू इट्स पेजेज एंड अनकवर इट्स मिस्टीरीज। लास्ट ऑप्शन है बर्न इट। तो आपका राइट आंसर होगा डिलीव इनटू इट्स पेजेज एंड अनकवर इट्स मिस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इस सेंटेंस है, आपको यहाँ पे वर्ब पहचानना है। वर्ब पहचानने के लिए पहले मुझे सेंटेंस की पहचान करनी पड़ती है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर टेंस है। जब मेरा टेंस हमको मालूम पड़ जाएगा क्लियर, तब हम वर्ब को जो है वहाँ पे थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो भी है यूज करके हम सेंटेंस को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन है, दे डॉट डॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बाट।
चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डॉट डॉट हर कीज एट होम। यहाँ पे आपका लीव, लीव्स, लीविंग, लेफ्ट, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही हो तो राइट आंसर होगा आपका लेफ्ट। हु कंडीशन वाज द बुक इन। जब सैम बुक पाया था अटारी अपने, तो उस समय किताब की स्थिति कैसी थी? वार्न आउट कवर एंड पेजेस, मतलब जो है कि किताब को जो है कि उसके पेजों को जो है कवर से ढका हुआ था। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंसेज। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, मतलब दे हैड जब आ गया तो सीधा सीधा ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस। हैड कहाँ पे यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपका राइट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। मित्रों, टीजीटी या पीजीटी या एलटी ग्रेड जो भी एग्जाम होता है उसमें आपका स्पेलिंग एरर 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर। तो आपका यहाँ पे नेसेसरी का स्पेलिंग पूछा है, तो राइट आंसर होगा NECESSARY, नेसेसरी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अकेजन का पूछा है, तो अकेजन का यहाँ पे राइट आंसर होगा OCCASION, अकेजन। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे अक्यूमेडेट का स्पेलिंग पूछा है। यहाँ पे ए भी गलत, ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, यही आपका सही है। ACCOMMODAT आपका ये राइट आंसर होगा। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। यहाँ पे पूछा है आपका विच इज द राइट स्पेलिंग। यहाँ पे भी स्पेलिंग जो है मतलब कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे सही है। एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग आपको सही बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा EMBARRASSENT, आपका राइट आंसर है एम्ब्रेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। प्रीसीड, प्रीसीडे, प्रीसीड, प्रीसीडे, तो आपका राइट आंसर होगा आपका PREECDE, प्रीसीड, PREECDE, प्रीसीड। विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग एरर है और करेक्ट स्पेलिंग बताना है। कन्वीनिएंट, 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 तो आपका राइट आंसर होगा CONVENIENT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा एग्जिस्टेंस, EXISTENCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपको बताना है यहाँ पे अपोलॉजी का। अपोलॉजी का सही स्पेलिंग होगा आपका जो है कि APOLOGIZD, अपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। सही मतलब वर्ड इसमें चूज करना है। डेफिनेटली का सही स्पेलिंग होगा जो है कि DEFINITELY, डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो है कि यहाँ पे आपको भी मतलब सही वर्ड बताना है, तो आपका होगा अकड़। अकड़ की स्पेलिंग सही स्पेलिंग होगा OCCURRED, अकड़। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, आपको सही वर्ड बताना है। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपका जैसे बी, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड इफ ही वाज टायर्ड, ही सेड बीइंग टायर्ड। आपका राइट आंसर होगा 19 का ए, 19 का आपका ए हो राइट आंसर होगा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है, तो आपका जो होगा ही सेड आई एम टायर्ड, ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। इनडायरेक्ट अगर आएगा जो जिस सेंटेंस में कंजंक्शन यूज होता है वह इनडायरेक्ट आपका नरेशन होता है।
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर शी एक्सप्लेन्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आपका राइट आंसर होगा जो है कि राइट आंसर होगा आपका सी एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। जो है कि आपका यहाँ पे कंजंक्शन दैट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की पहचान करनी है। तो आपका राइट आंसर होगा सरा exclaimed that she could not believe it। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर आई सेड आई विल हेल्प यू। आपका राइट आंसर होगा आई सेड आई विल हेल्प यू। सॉरी आई सेड नहीं ही सेड है, यहाँ पे ही सेड कट गया है, आपका यहाँ पे ही होगा। ही सेड आई विल हेल्प यू तो होगा ही सेड। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मतलब से इसका मतलब फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट से बदला जाता है, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। तो सब्जेक्ट बदलेंगे तो यहाँ पे ही सेड ही विल हेल्प यू। आपका राइट आंसर होगा बी, आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच की यहाँ पे पहचान करनी है। तो आपका राइट आंसर होगा जो है कि सी आस्क्ड ही हैज द ट्रेन अराइव्ड। क्योंकि डायरेक्ट में जो है आपका जो है कंजंक्शन नहीं होता है और यहाँ पे अपना प्रीपोजिशन जुड़ता है। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ का जो है कि यहाँ पर भी है। तो जो है कि इसी सेंटेंस में आपका नहीं है जो है कि सी बी में। तो आपका राइट आंसर बी होगा आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ फॉर इम्फेमेरल। इम्फेमेरल मतलब इम्फेमेरल का सिनोनिम आपका होगा जो है कि ट्रांजिएट TRANSIENT ट्रांजिएट आपका जो है सिनोनिम होगा इम्फेमेरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेरलस का मीनिंग क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका जो है कंप्लेनिंग और वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एम्फेमेरल। वहाँ पे एम्फेमेरल का सिनोनिम पूछा था, यहाँ पे एम्फेमेरल का एंटोनिम पूछा है। इसका राइट आंसर होगा आपका जो है कि लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज परवेसिव मीन्स होता है आपका वाइड स्प्रेड या विड स्प्रेड एंड प्रिवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर प्रीसीपियस आपका जो है कि सिनोनिम इसका होगा 28 का जो है आपका सिनोनिम होगा सडन एंड स्टिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलीफ्लुअस का मतलब जो है कि मीनिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो है कि स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग। बहुत ही मतलब स्मूथ और मतलब मीठी आवाज़ मेलीफ्लुअस का मीनिंग होता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर फ्यूरेटिव या फ्यूरेटिव बोलते हैं जिसको। इसका जो है कि एंटोनिम होगा आपका ओपन। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर वर्बोस का सिनोनिम होगा जो है कि टाक्टेटिव। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रेजिलेंट मीन होता है आपका रेजिलेंट मीन होता है फ्लेक्सिबल एंड एबल टू रिकवर क्विकली। आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर एम्फेमेरल। फिर यहाँ पे एम्फेमेरल आया 3 बार आ गया तो इसका एंटोनिम पूछा है।
तो इसका राइट आंसर होगा जो है, राइट आंसर होगा लास्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज किक द बकेट? एडीएम फ्रेजेज पूछा है, किक द बकेट, किक द बकेट होगा आपका जो है कि आपका टू डाई, मतलब राइट आंसर होगा टू डाई। इन द फ्रेज प्लेस ऑफ केक, इन द फ्रेज पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, व्हाट डज पीस ऑफ केक मीन्स? आपका राइट आंसर होगा जो है कि राइट आंसर होगा आपका अ पोर्शन ऑफ डिजर्ट, अ पोर्शन ऑफ डिजर्ट जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एडियम ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ का एक टुकड़ा मीन, मतलब इसका मतलब होता है एडियम फ्रेजेस का जो है कि आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा टू मेक अ सिचुएशन मोर कंफर्टेबल आर रियलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन? इसका राइट आंसर होगा आपका टू अंडरस्टैंड समथिंग परफेक्टली। व्हाट डज द एडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन होता है, व्हाट डज द एडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल? राइट आंसर आपका होगा जो है कि टू वर्क लेट इनटू द नाइट। इन विच लिटरेरी फॉर्म डज द ऑथर एक्सप्रेस पर्सनल थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन? आपका राइट आंसर होगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फेबल? फेबल क्या होता है पता है? यह एक लिटरेरी टर्म है। यह जो है कि कहानी मतलब स्टोरी बताता है किसकी? अ स्टोरी विथ अ मोरल लेसन फीचरिंग एनिमल्स एंड कैरेक्टर। जो जानवरों की कहानियां बताते हैं उसे फेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर ऑफ्टेन फीचर्स राइम एंड मीटर? जो है कि कौन सा जो है कि फीचर जो है मतलब राइम एंड मीटर बताता है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका पोएट्री, इसमें राइम एंड मीटर होता है। व्हाट इज अ जेनर दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? तो आपका राइट आंसर होगा जो है, राइट आंसर होगा क्रिएटिव नॉन फिक्शन, क्रिएटिव नॉन फिक्शन। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज टाइम फ्लाइज? टाइम फ्लाइज आपका यहाँ अलंकार पूछ रहा है, सिमिली होगा नहीं, आपका मेटाफर भी नहीं होगा, आपका हाइपरबोल भी नहीं होगा, पर्सनिफिकेशन आपका जो है 43 का जो है आपका 43 आपका मेटाफर होगा, सॉरी मेटाफर होगा, मेटाफर होगा। इन द फ्रेज एज ब्रेव एज अ लायन विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड? एज ब्रेव, एज की जब बात आ जाएगी तो सीधा आपका सिमली हो जाएगा, एज लाइक सो, ये सिमली की पहचान है। 44 का आपका ए होगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई, मतलब तारे नाच रहे हैं कहाँ? अंधेरी, मतलब अंधेरे आसमान में तारे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। आपका सिमली नहीं होगा। 45 का क्या होगा जो है कि मेटाफर भी नहीं हो, हाइपर पर्सनिफिकेशन, विरोधाभास की बात कर रहा है। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर, शेक्सपियर ने किस थिएटर में अपना शेयर लगाया था? द थिएटर जो है इसका बाद में 1599 में इसका नाम क्या पड़ा था? द ग्लोब थिएटर। और इसकी स्थापना जब हुई थी 1576 में, तब नाम था द थिएटर। इसकी स्थापना कौन किया था? बर्बेज कंपनी के बर्बेज कंपनी के द्वारा किया गया था। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विथ द डिस्कंसल्टिंग नॉनसेंस ऑफ अ बॉय एक्टर ड्रेसिंग एज अ बॉय while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना। हालांकि एज यू लाइक इट में क्रॉस ड्रेसिंग हुआ है, ट्वेल्थ नाइट में हुआ है। ट्वेल्थ नाइट में जैसे वायला आपका जो है कि सिजारियो बन जाती है, और उसके बाद एज यू लाइक इट में जो है कि रोजालिंड जो है ज्ञानेमिड बन जाती हैं। मिडसमर नाइट में भी क्रॉस ड्रेसिंग, लेकिन सबसे पहले द टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना में क्रॉस ड्रेसिंग होती है।
पुरुष महिला, महिला पुरुष बनते हैं। शेक्सपियर डिपेंडेड प्राइमरीली ऑन टू सोर्सेज फॉर द लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल प्लेज, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। राइट आंसर आपका होगा 48 का राइट आंसर होगा आपका हॉलिनशेड क्रॉनिकल। मतलब शेक्सपियर साहब ने अपने सारे प्ले जो है हॉलिनशेड क्रॉनिकल से मोस्टली लिए हैं, सारे का मतलब जो हिस्टोरिकल प्ले थे। हाउ मेनी सोनेट्स है शेक्सपियर रिटन इनटू। शेक्सपियर कितना सोनेट लिखा था 154। इन्होंने 26 सोनेट क्या लिखा था डार्क लेडी पे, उसके बाद 2 सोनेट जो है आपका गॉड ऑफ क्यूपिड पे, और 126 सोनेट इन्होंने WH के ऊपर लिखा था, विलियम हर्बर्ट के ऊपर लिखा था। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विथ द रफिश इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉक डोर पक। पक जो है शेक्सपियर के किस प्ले का कैरेक्टर है? तो राइट आंसर होगा आपका डी, ए मिडसमर नाइट ड्रीम। 50 का आपका कौन ऑप्शन क्या होगा? डी। पक जो है बहुत ही जो है कि अच्छा कैरेक्टर जब आप पढ़ेंगे, पक जो है कि वो कैसे जो है कि जूस डाल देता है हेलेना की आंखों में। आप वहाँ पे देखिए मतलब जो है कि कौन हरमिया हेलेना, मतलब हेलेना, उसके बाद लाइसेंडर जो है कि उसमें जो प्यार की जब कहानी देखिए, अब यहाँ पे हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरी कहानी नहीं बता पाएंगे। इन विच प्ले डज फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन का जो है किस प्ले में मतलब वर्णन है? एज यू लाइक इट में। असाइन द लोकल्स करेक्टली इन देयर प्लेज। अब जो है कि आपको मिलान करना है, बिरनम जंगल का किस में है? मैकबेथ में, बिरनम। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, एज यू लाइक इट, कैपुलेट ऑर्चर्ड, रोमियो जूलियट। उसके बाद विंडसोर फॉरेस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, आपका राइट आंसर होगा बी, विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन। विंटर्स टेल जो आपका शेक्सपियर साहब का जो प्ले है यह किस पे जो है बेस्ड था? तो राइट आंसर आपका होगा ग्रीन पेंडेस्टो, ग्रीन पेंडेस्टो। इन विच ऑफ his poems Wordsworth records his impression of manufacturing district of northern England। मतलब जो है वर्ड्सवर्थ जो है कि रिकॉर्ड में जो किससे इम्प्रेस हुए थे वर्ड्सवर्थ साहब, जो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट थी नॉर्थन ऑफ इंग्लैंड उस समय जो मतलब लिखे थे उस समय इम्प्रेस होकर के। तो 54 का राइट आंसर आपका होगा जो है द एक्सकर्जन, द एक्सकर्जन। The romantic writers were influenced by the idealism of German philosophers such as। मतलब जो रोमांटिक राइटर थे मतलब किसके विचारों से बहुत जो जर्मन प्रभावित थे, जो जर्मन फिलासफर था उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका होगा जो है कांट एंड हेगल। कांट एंड हेगल से जो रोमांटिक राइटर थे बहुत प्रभावित थे। Who emphasized the use of the language really used by men फॉर पोएट्री। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा जो है कि 56 का राइट आंसर होगा आपका वर्ड्सवर्थ। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी एलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? मतलब वर्ड्सवर्थ साहब ने दिया है जो है कि इनके पोएम की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिरिकल बैलेट्स ओपन विथ। तो आपका राइट आंसर होगा राइम ऑफ द एंशियंट माइनर। ये राइम ऑफ द एंशियंट माइनर जो है लिरिकल बैलेट की पहली पोएम है। लिरिकल बैलेट में टोटल पोएम कितनी है? 23, जिसमें 4 जो है कॉलरीज की है और 19 जो है वर्ड्सवर्थ की है। और जो द राइम ऑफ एंशियंट माइनर है यह कॉलरीज की ही पोएम है। लिरिकल बैलेट्स क्लोजेज विथ, मतलब जो है कि राइम ऑफ द एंशियंट माइनर से स्टार्ट होती है और अंत किस पोएम से होती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा मित्रों लाइन्स रिटन एबव टिंटन एब्बे। टिंटन एब्बे वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा था। इससे आप एंडिंग होती है लिरिकल बैलेट की और बिगनिंग होती है राइम ऑफ द एंशियंट माइनर जो एस.टी. कॉलेज ने लिखा था। एस.टी. कॉलेज कुबला खान भी लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द थर्ड पर्सन विथ
कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ एट क्वेंटॉक हिल्स एक है हिल्स व्हेन द लिरिकल बैलेट्स वर कंपोज्ड। तो राइट आंसर आपका होगा इनका डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ की छोटी बहन थी और इनके वर्ड्सवर्थ साहब की बहुत मदद की थी वर्क लिखने में। Which of the nature poets has been said to be endowed with organic sensibility? तो 61 का राइट आंसर होगा किड्स। Who has stand the death of kids according to Shelley Adonis? तो जो है कि किड्स की जो मृत्यु होती है शैली के अकॉर्डिंग एडोनाइस में, तो इसका 62 का राइट आंसर होगा आपका जो है कि द ब्रूटल रिवर्स। मतलब जो है शैली जो है कैसे मरता है, डूब के मरता है। मतलब एक सागर था, स्पेजिया सागर था, वहीं पे वो अपने मित्र से मिल के आ रहा था। और किससे मिल के आ रहा था? लॉर्ड बायरन से। और वहीं तूफान आता है, स्पेजिया सागर में नाव पलट जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। Who expressed his dislike for poetry that has a palpable design upon us in one of his letters? तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों, जो राइट आंसर होगा आपका 63 का किड्स। 64 एक थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, इसको आप छोड़ दीजिए। हु इस्टेब्लिश्ड हिज लिटरेरी reputation as Elia, the author of a series of essay mostly contributed to the London magazine? तो इलिया जो निक नेम कौन लिखते थे? चार्ल्स लैम्ब साहब लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हु इज हिज क्रिटिकल वर्क स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु रोट अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर endeavored to spread the knowledge of older English playwrights? तो राइट आंसर आपका होगा लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब। फॉर द सेक टोबैको आई वुड डू एनीथिंग बट डाई हु हैज बीन क्वाटेड हेयर। इसको किसने क्वाटेड किया था? चार्ल्स लैम्ब ने। हु इज इलिया ऑफ चार्ल्स लैम्ब, एसे ऑफ इलिया। इलिया कौन थे चार्ल्स लैम्ब में? जो है कि लास्ट एसे ऑफ इलिया में। तो यह एक थे एंड इसका आंसर होगा 68 का सी। 68 का ऑप्शन होगा सी, एन इटालियन क्लर्क विद होम ही हैड वर्कड इन द साउथ सी हाउस। मतलब जो है इलिया एक एन इटालियन क्लर्क था। व्हाट हैज बीन एड्रेस्ड एज ए क्लाउड ऑफ फायर एंड अनएम्बॉडीड जॉय, ए गोल्डन ग्लो वार्म, a rose empowered in green leaves and a poet hidden in the light of thought? तो आपका जो है कि राइट आंसर होगा आपका 69 का राइट आंसर होगा आपका स्क्वाइलार्क। Who has been said to combine pantheism and platonism in his nature poetry? जो है कि तो राइट आंसर आपका होगा 70 का जो है कि 70 का राइट आंसर होगा आपका पीबी शैली। Whom does the Greek god Pan fight with in Shelley Hymn of Pan? तो इसका राइट आंसर होगा जो है टाइटन्स, अपोलो, जेस, ऑल ऑफ द एबव। 71 का राइट आंसर होगा आपका जो है कि अपोलो। शैली राइट्स इन एडोनाइस। अब मतलब शैली ने एडोनाइस में क्या लिखता है बताता है, अ पोर्शन ऑफ द लवलीनेस विच वंस ही मेड मोर लवली। यह किसके विषय में लिखता है? यह जो है आपका कीट्स की चर्चा उसमें लिखता है, क्योंकि कीट्स इसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था शैली का। जब कीट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे? रोम में। तो शैली बहुत दुखी होता है और वही एडोनाइस लिखता है। और बाद में जो है शैली की वाइफ मैरी शैली जो है इसको कंप्लीट करा करके पब्लिश कराती हैं। और शैली की मृत्यु कहाँ हुई थी? पीसा में शैली की मृत्यु हुई थी और रोम में जो है कीट्स की मृत्यु हुई थी। रिगार्डिंग जो कीट्स मरे थे सरे की गोद में मरे थे। सेवर्ने की गोद में कीट्स की मृत्यु हुई थी।
रिगार्डिंग whom does Simmons write in none of his greatest contemporaries was the lyrical faculty so paramount। तो राइट आंसर आपका होगा 73 का जो है कि शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नावल ऑफ डिकेंस सर लेकेस्टर डेडलॉक अपीयर। सर लेकेस्टर डेडलॉक मतलब चार्ल्स डिकेंस के किस प्ले के कैरेक्टर हैं? तो राइट आंसर होगा आपका 74 का मित्रों जो है कि आपका ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस यह एक कानून के ऊपर लिखी गई है, मतलब जो है कि जो है मतलब इसका सब टाइटल है डिले कोर्ट, डिले डिसीजन इसको कहते हैं। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज शोज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्ले। तो यह किससे प्रभावित था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति। और यह जो है कि दो देशों को मतलब पेरिस और लंदन को के ऊपर लिखी गई है। यह एक हिस्टोरिकल नावल, अ टेल ऑफ टू सिटीज एक हिस्टोरिकल नावल है, लंदन और पेरिस के ऊपर लिखा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय। In which of the novels of Dickens the protagonist remembers how he had been a child at Tom Jones a harmless creatures in his boyhood। तो आपका राइट आंसर होगा 76 का आपका डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है किसका? चार्ल्स डिकेंस का। डिकेंस फर्स्ट फुल स्केल वर्क ऑफ फिक्शन वाज। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 77 का जो है 77 का पिकविक पेपर्स। या पिकविक पेपर्स जो है डिकेंस की पहला नावल है, और जो है कि इसमें मतलब बहुत कैरेक्टर हैं, मतलब अनगिनत कैरेक्टर हैं। हु रोट कल्चर एंड एनार्की प्लेफुल डिवाइडिंग इंग्लिश सोसाइटी इनटू 3 constituent classes, a barbarian aristocracy, a Philistine bourgeoisie, and an unlettered populace। तो राइट आंसर होगा 71 का 78 का राइट आंसर होगा बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड रिफ्लेक्ट्स हिज डिस्पेयर एट कॉमन ह्यूमन टेस्टिंग इन द फॉलोइंग लाइन्स। Most men eddy about here, there, eat and drink, are raised aloft, are hurled in the dust, striving blindly, achieving nothing, and then they die, perish। In which poem do these lines occur? एक किसकी मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के किस पोएम की लाइन है? तो राइट आंसर होगा 79 का जो है कि रग्बी चैपल। रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने पिताजी के ऊपर लिखा था, जो उनके पिताजी का नाम था थॉमस अर्नोल्ड, और रग्बी चैपल में वो एज ए टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ हाई सीरियसनेस एंड ग्रैंड स्टाइल इन पोट्री। ग्रैंड स्टाइल मतलब पोट्री में टर्म किसने दिया था? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया था, और किस पे लागू हुआ था? जॉन मिल्टन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, विच पोएम ऑफ अर्नोल्ड कंटेन्स दीज लाइन्स। मतलब हैथ नीदर जॉय नार लव नार लाइट नार सर्टिट्यूड नार पीस नार हेल्प फॉर पेन। मतलब यह लाइन अर्नोल्ड के किस पोएम से है? तो राइट आंसर होगा 81 का मित्रों आपका जो है कि डावर विच। डावर विच जब आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका इंग्लिश चैनल के पास बैठ करके अपने प्यार का इजहार करते हैं मित्रों। जब पढ़ोगे तो दिल आपका गीदा गीदा हो जाएगा मित्रों। हु एमंग द फॉलोइंग Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new। राइट आंसर होगा 82 का मित्रों जो है कि टेनिसन, अल्फा लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज के बहुत महान पोएट थे। म्यूजिक दैट जेंटलर ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड eyelids upon tired eyes, the above lines अकर इन टेंशन। टेंशन के किस पोएम की लाइन है म्यूजिक? तो आपका राइट आंसर होगा 83 का जो है 83 का राइट आंसर होगा आपका द लोटस ईटर।
टेंसन्स पोएम अबाउट वोमेंस राइट्स एंड वोमेंस स्पेयर। तो राइट आंसर आपका होगा 84 का जो है द प्रिंसेस। द प्रिंसेस में मतलब टेंसन साहब ने जो है महिलाओं का बहुत ही मतलब जो है कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन किए हैं। टेंसन्स यूलिसिस ई, मतलब जो यूलिसिस थी टेंसन की, वो कैसी पोएम थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 85 का राइट आंसर होगा आपका डी, आपका अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल लाइफ। और आपका ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और जो है कि दिखाती है जीवन में कितना संघर्ष होता है। द प्लान ऑफ आर्थरियन स्टोरीज हैज इन्फ्लुएंस्ड द कंपोजिशन ऑफ टेंशन। तो राइट आंसर आपका होगा जो है कि 86 का राइट आंसर आपका होगा इडस। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाई हार्डी इच। 87 का राइट ऑप्शन होगा जो है कि बेस्टे ट्रूटवुड। द इगोइस्ट इज रिटन बाई, इगोइस्ट मतलब जो है कि किसने लिखा था? तो राइट आंसर होगा 88 का जो है मेरेडिथ। मेरेडिथ ने इगोइस्ट का मतलब इगोइस्ट एक वर्क है, उसको मेरेडिथ ने लिखा था। व्हाट इज थॉमस हार्डी बर्थ प्लेस? थॉमस हार्डी का बर्थ प्लेस कहाँ है? डॉर्चेस्टर। डॉर्चेस्टर के ही पे एक जो है मेयर ऑफ कैस्टरविच, जो हार्डी की बहुत ही मतलब रीजनल नावल है, उसको वहीं से लिखे थे और उसी पे आधारित है डॉर्चेस्टर। 89 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज थॉमस हार्डी बॉर्न? थॉमस हार्डी कब पैदा हुए थे? तो आपका 90 का एक होगा 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हुम डिड टी.एस. एलियट राइट अ थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस। आपका राइट आंसर होगा 91 का सी होगा जॉन डन। इल मिगिलर फेब्रो इज द एक्सप्रेशन एलियट यूज फॉर। तो आपका राइट आंसर होगा 92 का जो है कि 92 का राइट आंसर इजरा पाउंड। इजरा पाउंड टी.एस. एलियट के बहुत ही अच्छे मित्र थे। द फ्रेज डिस्यूशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाई टी, मतलब डिस्यूशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसने यूज किया था पहली बार? तो थॉमस स्टर्न एलियट, टी.एस. एलियट साहब ने यूज किया था। 93 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फिलॉसफी इज सीन इन द राइटिंग्स ऑफ। राइट आंसर आपका होगा जो है 94 का टी.एस. एलियट। एलियट यूजेज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे। तो शेक्सपियर की हैमलेट एक प्ले है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसी पे मतलब वो लागू होता है क्योंकि हैमलेट एक फेलोर ट्रेजेडी थी। व्हेन वाज कमला दास बॉर्न? तो राइट आंसर होगा आपका 96 का जो है कि राइट आंसर होगा 31 मार्च 1934। कमला दास जो है इंडियन राइटर थी और जो है बाद में इस्लाम धर्म अपना ली और जो है कि 1999 के समथिंग, और जो है कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था और इनका बाद में नाम सुरैया बेगम भी पड़ा था और निक नेम माधवा कुट्टी था। व्हाट वाज कमला दास पेन नेम? माधवा कुट्टी। इन विच इंडियन स्टेट वाज कमला दास बॉर्न? केरला। विच लिटरेरी अवार्ड डिड नजीम इजकिल रिसीव इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे पाम्स? तो 99 का होगा साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों व्हाट इज कंसिडर्ड नजीम इजकिल इज नोटेबल वर्क? तो आपका 100 का राइट आंसर होगा आपका द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। इनकी बहुत ही अच्छी पोएम है, जब पढ़ेंगे एक बिच्छू की कहानी है जो है कि अब कहानी हम यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे। इन विच लिटरेरी फील्ड इन नजीम इजकिल कंसिडर्ड ए फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो 101 का राइट आंसर होगा आपका 101 राइट आंसर होगा आपका सी पोएट्री इन इंग्लिश। मतलब नजीम इजकिल साहब पोएट्री मतलब लिखते थे। हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए न्यू इंग्लैंड पोएट? न्यू इंग्लैंड पोएट किसको कहा जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को न्यू इंग्लैंडर पोएट कहा जाता है। 102 का ए।
101 2 का ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ अ पोयम मेक्स इन इज एन एसे बाई 103 का राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट फास्ट। रॉबर्ट फास्ट इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ विच पोइटिक मूवमेंट। तो आपका एक इससे मतलब जो है कि एसोसिएट थे, तो जो है कि आपका 104 का राइट आंसर होगा मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म इन फास्ट पोयम द रोड नॉट टेकन द स्पीकर इनकाउंटर्स ए फॉग इन द रोड एंड मेक्स ए चॉइस सिम्बोलाइजिंग। तो राइट आंसर होगा 105 का मित्रों ए पर्सनल ग्रोथ। एलेन गिन्सबर्ग विजन ऑफ अमेरिका इज इंस्पायर्ड बाई व्हाट विटमैन। मतलब एलन गिन्सबर्ग से कौन प्रभावित थे? व्हाट विटमैन। व्हाट विटमैन बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखे हैं। वो कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखे थे। द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव द लाइन्स अकर इन व्हाट विटमैन। द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव कहाँ की लाइन है, किस पोएम की? जो है कि विटमैन की। तो राइट आंसर आपका होगा 107 का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल देन आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ आई एम लार्ज आई कंटेन मल्टीट्यूड्स द एबव लाइन्स आर फ्रॉम। तो राइट आंसर होगा 108 का मित्रों व्हाट विटमैन। व्हाट विटमैन इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज 109 का आपका राइट आंसर होगा द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स इन विच नावल डज अर्नेस्ट हेमिंगवे एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस ऑफ एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो राइट आंसर होगा 110 का आपका जो है कि ए फेयरवेल टू आर्म्स। हेमिंगवे राइटिंग स्टाइल इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज बाय जो है कि 111 आपका जो है 111 का राइट आंसर होगा आपका जो है कि शॉर्ट कंसाइज सेंटेंस। और अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है 1954 में मित्रों जो है नोबेल प्राइज भी मिला था और 53 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। और ये जो अपने जितने भी वर्क लिखे हैं वो मतलब वो जो है कोड हीरो के मतलब इनका सब टाइटल था कोड हीरो। इनका सबसे बड़ा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत ही अच्छी वर्क है, जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंगवे नॉवेल दैट फॉलोज द लिप्स ऑफ एक्सपर्टिस इन पेरिस ड्यूरिंग द 1920। 112 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि द सन आल्सो राइजेज। ए किसका है वर्क है? विलियम फाकनर का। इन द ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे का वर्क है। इन द ओल्ड मैन एंड द सी द ओल्ड मैन इज एंगेज इन अ बैटल विथ विच मैरीन क्रिएचर। 113 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि मर्लिन। मर्लिन मछली का नाम है जिसको सेंटियागो मारता है, जो है कि 18 फीट लंबी थी और 84 से 85 दिन लग गए थे। इन विच यूएस स्टेट वाज विलियम फाकनर बार्न। विलियम फाकनर कहाँ पैदा हुए थे? मिसिसिपी में। मिसिसिपी एक नदी भी है अमेरिका में, वहीं पे पैदा हुए थे, शहर हैं। 114 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों व्हाट इज विलियम फाकनर मोस्ट फेमस नावल सेट इन द फिक्शनल योगना पथावा काउंटी। तो राइट आंसर आपका होगा 115 का द साउंड एंड द फुरी। फाकनर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? 1949। यहाँ गलत दिया है मित्रों जो है कि 116 का जो है कि 116 यहाँ पे गलत दिया है, तो 1949 होगा आपका। विच नावल 1949 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है, किसको? विलियम फाकनर को। विच नावल बाई फाकनर एक्सप्लोर्स द कॉम्पसन फैमिली डिक्लाइन एंड इज नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर आपका होगा 117 का बी
द साउंड एंड द फुरी। हॉलिंशेड क्रॉनिकल वाज यूज्ड बाय विच एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर। शेक्सपियर टुक राइट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर टुक अ हिंट फ्रॉम स्पेनिश ट्रेजेडी इन हिज, तो आपका राइट आंसर होगा हैमलेट। हैमलेट जो है स्पेनिश ट्रेजेडी से लिया गया था। ऊर हैमलेट थॉमस किड की एक मतलब स्पेनिश ट्रेजेडी थी ऊर हैमलेट, वहीं से हैमलेट को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी, और क्या है एक लव पोएम्स है। लाइफ ऑफ शेक्सपियर इज रिटन बाई 121 का आपका वो है कौन है, सिडनी ली हैं। शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1623 का जो है कि हेनरी मतलब जो है 1623। हु स्पोक द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, तो राइट आंसर होगा 123 का जो है थेसस। शेक्सपियर रोट मैरी वाइफ्स एट द बिहेस्ट ऑफ, मतलब जो है शेक्सपियर जो है मैरी वाइफ्स विंडसोर जो है किसको जो है बिहेस्ट किया था, तो राइट आंसर है 124 का ए, मतलब क्वीन एलिजाबेथ को इन्होंने डेडिकेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर जो है क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट थे। बेनेडिक्ट एंड बिट्राइज अपीयर्स इन मच अडो अबाउट नथिंग, यह 2021 में क्वेश्चन आया था। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, और जो है आज मेरी पीजीटी मॉडल टेस्ट पेपर का पहली क्लास थी। अगर कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में और अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करके आऊँगा, और अगर कोई भी त्रुटि हो तो मैं आपका सुझाव जरूर मैं चाहता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक, आज पहली क्लास थी, थोड़ा समय लग गया मित्रों। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरे हम क्लास 40 मिनट में फिनिश कर दें। और रही बात मित्रों, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अगर हम पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे तो 125 क्वेश्चन हमको एक्सप्लेन करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, और आपका समय बहुत जाया जाएगा। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और जो नहीं है उसको मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगर कोई भी इससे भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर पूरा डिटेल चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।